नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022 में देश ने अमृत काल में प्रवेश किया और साल 2022 ने एक आधारशिला रखी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की। और यही वो साल था जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक प्रण दिया और पंच प्रण में एक ये प्रण भी शामिल था। कैसे होगा ये? क्या वाकई 2022 में जो रिफॉर्म्स हुए आर्थिक मोर्चे पर वो एक अच्छी आधारशिला रख पाए? क्या आगे जाते हुए हमें आर्थिक सुधारों को और भी ज्यादा तेज करने की जरूरत है? क्या इसमें बजट कोई भूमिका निभा सकता है? G20 की प्रेसिडेंसी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद पानागड़िया, जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, और देश के नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए, खासतौर पर अमेरिका से इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आपका स्वागत है सर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कहा कि 2022 ने एक अमृत काल की आधारशिला रखी है और आर्थिक मोर्चे पर ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हम पूरी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने 2022 में। तो सबसे पहले आप 2022 को किस तरह से देखते हैं? अमृत काल के आधार वर्ष को आप किस तरह से आंकते हैं? नहीं, बिल्कुल वो जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इस वर्ष में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। विश्व की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत अब। और इसी वर्ष में हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अब जो है अर्थव्यवस्था का बेस जिसको हम कहते हैं वो काफी बड़ा हो गया है। करीब तीन लाख करोड़ डॉलर, यानी कि तीन ट्रिलियन डॉलर से जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो उस आधार पर अब जब हम बढ़ेंगे, खासतौर से इस वक्त की जो गति है हमारी 7 से 8% प्रतिवर्ष की, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि इस पे फोर्डेशन होगा। हमारे बहुत सारे रिफॉर्म्स जो पिछले 30 साल से हमने किए हैं, वो सब इकट्ठा होकर उनका अगर पूरा असर देखा जाए तो बहुत अच्छा असर हो रहा है। और इसके अलावा ये भी हो रहा है साथ में कि चीन की अर्थव्यवस्था जो कुछ दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत के लिए राइवल अर्थव्यवस्था है, वो धीमी पड़ गई है। तो इसकी वजह से ये भी होगा कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अब भारत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सर, एक तो ये बात हुई कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बने हैं, जब सभी लोग मंदी के संकेत दे रहे हैं। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कई क्वार्टर्स हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। भारत करीब करीब 7% की दर से विकास कर रहा है। लेकिन सर, इसको सस्टेन कर पाना, लंबे वक्त तक सस्टेन कर पाना, ये शायद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अगर हम कहें कि 2022 में हमने एक आधार रखा है, विकसित राष्ट्र बनने का एक सपना देखा है, तो इस ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? और क्या 7% से ऊपर भी हम ग्रोथ का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, मेरा मानना है कि भारत का जो पोटेंशियल है वो लगभग 9-10% तक का है। क्योंकि अगर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन की हुई या 1960 और 70 के दशकों में देखा जाए तो साउथ कोरिया, ताइवान की हुई, सिंगापुर की हुई, अगर वो राष्ट्र 8 से 10% की गति से बढ़ सके तो हम भी बढ़ सकते हैं। और हमने स्वयं ने अगर कुछ इस वर्षों को देखा जाए तो इस गति से हम आगे बढ़ चुके हैं पिछले 20 सालों के बीच। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ सुधार अगर हम और आगे बढ़ाएं, विशेष तौर से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा ओपन करना चाहिए। कंपटीशन बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को कंपेटिटिव बनाने के लिए कंपटीशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कंपटीशन नहीं करेंगे खुलकर तो कंपेटिटिव बनाना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये सुधार हमें करना है। कुछ हमारे अभी भी जो है लेबर मार्केट में जो सुधार पार्लियामेंट ने एनेक्ट कर दिए हैं उनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो वो जल्दी से जल्दी हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और हमें लैंड मार्केट्स में भी थोड़े सुधार की जरूरत है, क्योंकि जो खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो कंपनीज होती हैं उनको काफी जगह की जरूरत होती है, जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई है। तो और इसका कारण यही है कि जो लैंड मार्केट्स हैं हमारे अभी भी
उनमें सुधार की जो जरूरत थी वो सुधार किए नहीं गए हैं। तो स्कोप अभी बहुत है सुधारों का, आर्थिक सुधारों का। इसी तरीके से मैं ये भी मानता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसमें भी सुधार लाने चाहिए जी। तो स्कोप काफी है, इसलिए मैं समझता हूं कि हम साथ को सस्टेन भी कर सकते हैं और इसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। सर, ये लक्ष्य जो हमने तय किया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, वो शायद ऐसे वक्त में तय किया है जब दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चाहे वो इन्फ्लेशन की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, ऊर्जा सुरक्षा पर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। इन चुनौतियों को देखते हुए तो हमारे लिए ये काम और भी मुश्किल नहीं हो जाता है बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले? हमारे लिए ये चुनौती चीन से कम है। वो इसलिए कि आज की तारीख में जो है विश्व अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। अगर हम सिर्फ ट्रेड को देखें, एक्सपोर्ट्स मार्केट को देखें, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट, तो चीन ने जब 2000 से अगर माने तो करीब $6 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट था उन दिनों में। 6 ट्रिलियन यानी कि हुए 6 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट था उस वक्त। जी जी। आज की तारीख में जो है 2021 में ये मार्केट जो है $21 ट्रिलियन का है, $22 ट्रिलियन मर्चेंडाइज सिर्फ गुड्स का, फिर सर्विसेज का $6 ट्रिलियन का और भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर $28 ट्रिलियन का मार्केट है अभी, जिसमें हम अगर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके तेजी से, तो इस मार्केट का अगर हम 5% हिस्सा भी ले लेते हैं, चीन का तो आज की तारीख में करीब 11-12% है हिस्सा, तो हम अगर 5% भी ले लेते हैं तो हम आराम से 8-9% की वृद्धि दर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप देखें हमारा आज की तारीख में, तो हमारा शेयर जो है इस एक्सपोर्ट मार्केट में 2% से आसपास करीब है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर 2 से 5% तक पहुंचते हैं तो उस रास्ते पर चलते हुए निश्चित रूप से हम 8-9% की गति से बढ़ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं सर कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में जो हिस्सेदारी हमारी 2% है उसको हम बढ़ा करके 5% करने का टारगेट रखना चाहिए। लेकिन सर होगा कैसे? एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें और क्या करना होगा? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स के नंबर देखे इस साल बहुत अच्छे नहीं रहे, हम ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट के मोर्चे पर भी बहुत सारी दिक्कतें आई, जहां सप्लाई साइड्स की हमें मुश्किल झेलनी पड़ी, वहीं पर हमें एनर्जी और दूसरे सेमीकंडक्टर मान लीजिए उस सेक्टर में हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर जो हमारी समस्याएं हैं उसको हम कैसे टैकल करें? पॉलिसी उसमें क्या मदद कर सकती है? हाँ, तो ये हाल ही के सालों से मैं का जो हमारा अनुभव रहा है उससे ज्यादा ड्रॉ नहीं करना चाहता, क्योंकि कोविड का समय रहा है ये। जी, तो इस कोविड के समय से अभी सारी अर्थव्यवस्थाएं बाहर निकल रही हैं, अभी भी पूरी तरह नहीं निकल पाई हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी अभी पूरी तरीके से नहीं निकली है। अगर हमारा खुद का इतिहास देखें, आप देखिए कि 2002 से 2011 के बीच में 9 साल का समय था, 9 या 10 मान लीजिए। उसमें हमने जो है $50 बिलियन से हमारे गुड्स एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर $300 बिलियन कर लिए थे, यानी कि 6 गुना, यानी कि 9 या 10 साल में 6 गुना हम कर सके। तो आप अगर सोचिए कि आज की तारीख में अगर हमारे एक्सपोर्ट जो है $500 बिलियन हैं, 6 गुना $3 ट्रिलियन हो जाते हैं। तो 10 साल में हो सकता है ऐसा, अगर उस गति से, जिस गति से हमने 2002 से 2011 के बीच में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। इसलिए जो कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम उसको दोबारा क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारी पॉलिसी सही है, हमारा हाउस इन ऑर्डर है, तो ये निश्चित रूप से संभव है। अब सर थोड़ा सा सेक्टोरल आपकी हम राय जानना चाहेंगे। एग्रीकल्चर को बरकरार रखने के लिए 4% प्लस क्या करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा बहुत स्लगिश रहा, बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आए कोविड के बाद जो ये का दौर रहा, और खासतौर पर और सर्विसेज में, हालांकि अब सर्विसेज धीरे धीरे पीएमआई के आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इन तीनों ही सेक्टर्स को पॉलिसी के टूल्स के लिहाज से अगर आप समझाना चाहें कि हमें क्या करने की जरूरत है, शायद तीनों सेक्टर्स को एक साथ ड्राइव करना पड़ेगा, तभी हम 8% प्लस का जो टारगेट है वो हासिल कर सकते हैं। हाँ, पर अगर हम 2047 की तरफ देख रहे हैं तो हमें इसे लंबी दृष्टि से देखना चाहिए, सिर्फ छोटी दृष्टि से, अभी की दृष्टि से नहीं। और उस लिहाज से मैं ये मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती, हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती जो है अगले 25 साल में, वो ये है कि किस तरीके से हम जो इतनी हमारी लंबी वर्कफोर्स
एग्रीकल्चर में है, कृषि में लगी हुई है। करीब इस वक्त 45% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। उसको घटाकर हमें 20 से 25% पे लाना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कृषि की ग्रोथ तो बहुत आसानी से तेजी से आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी हमारे फार्म्स इतने छोटे छोटे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगी हुई है। अगर आप प्रोडक्टिविटी देखें हमारी कि प्रति व्यक्ति कितना हम उत्पादन करते हैं, तो इंडस्ट्री और सर्विसेज में एग्रीकल्चर के मुकाबले में 4 गुना करते हैं। हमारा जो उत्पादन प्रति व्यक्ति है वो 4 गुना है कृषि इंडस्ट्री और सर्विसेज में एग्रीकल्चर के मुकाबले में। तो अगर इन वर्कर्स को हम इधर लाते हैं तो आप सोचिए कि अगर 4 गुना मेंटेन होता है तो वैसे ही हमारा आउटपुट बढ़ेगा बहुत तेजी से। पर एग्रीकल्चर इटसेल्फ में भी हमारा फिर जो है मैकेनाइजेशन संभव हो जाएगा। कई टेक्नोलॉजीज जो हम आज यूज नहीं कर पाते हैं वो हो जाएंगी। धीरे धीरे हमें उन रिफॉर्म्स को भी लाना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर ने फार्म लॉज एनेक्ट किए थे, तो उन रिफॉर्म्स को भी धीरे धीरे फिर से लाना पड़ेगा। अगर हम केंद्र के द्वारा नहीं ला सकते तो एटलीस्ट जो स्टेट्स करना चाहती हैं, मान लीजिए पंजाब और हरियाणा नहीं करना चाहते, ठीक है, पर बाकी स्टेट्स में हमें इन सुधारों को लाना होगा, क्योंकि स्टेट्स ला सकती हैं इनको। इसी तरीके से लेबर मार्केट्स के रिफॉर्म्स को हमको लाना होगा। एक तो ये हुआ तो एग्रीकल्चर का। इंडस्ट्री और सर्विसेज में हमें, खास तौर से इंडस्ट्री की बात करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग की, इसमें हमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी हमारा इस पर कैपिटा इनकम लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का शेयर सिर्फ 14% हो, ये किसी राष्ट्र में नहीं हुआ ऐसा। हमारा अनयूजुअल रहा है, और इसका कारण हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक कारण है इसके। जिस तरीके से हमने हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, बहुत हैवी इंडस्ट्रीज में हम चले गए, तो उस मिस्टेक का असर अभी तक है। पर अब हमें लाइट इंडस्ट्रीज को कैप्चर करना चाहिए। मॉडर्न लाइट इंडस्ट्रीज फर्क हैं, जो 60-70s में लाइट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, पर फिर भी कुछ तो है ही। जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा हमारा अच्छा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। और इसमें अच्छे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं मासेस के लिए। खासतौर से अगर लोग कृषि से इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो वो सीधे आईटी में तो नहीं जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पर उसके लिए जो है सो स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत सहायता मिलती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में अक्सर जो है स्किल अपग्रेडेशन जो है अक्सर सभी देशों में जो है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही होता है। जो अनस्किल्ड होते हैं वो सेमी स्किल्ड बनते हैं, सेमी स्किल्ड हायर स्किल्ड बनते हैं, हायर स्किल्ड इवन हायर स्किल्ड बनते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ाना है। अब सर आते हैं थोड़ा सा बजट पे। हमने देखा कोविड के दौरान हमारा जो फोकस था वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर रहा। हमने कैपेक्स बढ़ाया, गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकार खर्च करती है उसको बढ़ाया, सब्सिडी के जरिए हमने गरीब लोगों का ख्याल रखा। अब हम जब धीरे धीरे कोविड की कोई परेशानी से हम बाहर आ रहे हैं, 2023-24 के बजट में प्रायोरिटीज आप क्या देखते हैं? सरकार को, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए? अगर हम आपसे सीधे समझना चाहें, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? पॉलिसीज के लिहाज से बजट आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे सकता है? सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हमें जो है अब फिस्कल कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं वो फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि कोविड के दौरान निश्चित रूप से सरकार को खर्चा ज्यादा करना पड़ा और हमारी आय भी कम हो गई थी उन दिनों में। तो इस वजह से जो है सरकार का डेफिसिट बढ़ा, तो उससे जो है पब्लिक डेट जिसको हम कहते हैं, जो देश का ऋण है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसको हमें फिर से कंट्रोल में लाने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन जरूरी है। तो हालांकि शायद फिस्कल डेफिसिट अभी 3 से 4% के लेवल पे आने में समय लगेगा, पर ये प्रक्रिया हमें अभी शुरू करनी चाहिए। इसमें एक सिग्नलिंग भी जरूरी है, तो ये तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, मैं समझता हूं कि खासतौर से बजट के लिहाज से एक पर्सनल इनकम टैक्सेशन का जो सुधार अभी आउटस्टैंडिंग है, जो बचा हुआ है, वो अब हमें अनाउंस करना चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन हमने, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेस थे उसका सिंप्लीफिकेशन हमने कर दिया, रेट्स भी हम नीचे ले आए। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं, जो जीएसटी लगा दिया हमने, तो ये रिफॉर्म, जीएसटी में कुछ सुधार है, पर खैर वो जीएसटी काउंसिल करती है, वो बजट का मुद्दा नहीं है। पर बजट का जहां तक सवाल है, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन जो है पर्सनल इनकम टैक्सेशन का, और साथ ही साथ रेट्स भी थोड़ी कम की जा सकती हैं। अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे
तो वैसे भी रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं वो सिंप्लीफिकेशन होने के साथ साथ देना शुरू करेंगे। तो ये सुधार इस बार हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कई हैं जो लेबर मार्केट से रिलेटेड है, उनका तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है भी, वो सेपरेट है। लैंड मार्केट्स का मुद्दा बहुत बड़ा है, पर ज्यादातर सुधार इसमें जो है स्टेट्स को करने हैं, तो वो सेंटर का एक मुद्दा नहीं है। और सेंटर एक और एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, जिसमें हम अभी ऐसा कहते हैं, जिसको फुट ड्रैगिंग कहते हैं, हम कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे, वो हायर एजुकेशन का है। अब हमने प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है वैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की यूजीसी एक्ट के तहत भी, पर मैं समझता हूं कि ये बैंड एड सॉल्यूशंस हैं। हमें जो है अब यूजीसी एक्ट जो 1956 का एक्ट है, 50 साल से भी पुराना एक्ट है, समय बदल गया है, इसलिए नया एक्ट आना चाहिए। हायर एजुकेशन में जो है जिस तरीके से हमने मेडिकल एजुकेशन का कानून बदला है, वो भी 1956 का ही कानून था, जिसको मेरे समय में ही नीति आयोग ये थ्रू बदला गया था। उसी तरीके से जो है यूजीसी एक्ट को भी हमें एक नया हायर एजुकेशन एक्ट लाकर उसे बदलना चाहिए। तो ये कुछ आउटस्टैंडिंग मुद्दे हैं अभी, जिनको लिया जाना चाहिए आने वाले साल में। सर, अगर आपसे मैं समझना चाहे कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं, जहां पर क्विक रिफॉर्म्स के जरिए हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, और थोड़ा सा फिर हम मीडियम टर्म में जाएं तो कहां पर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है? आपने कुछ हिंट किया कि हमें लैंड लेबर रिफॉर्म्स पे फोकस करने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है। आगे जाते हुए लो हैंगिंग फ्रूट और थोड़ा सा मीडियम टर्म की जो स्ट्रैटेजी है ग्रोथ की, सर, वो आपके जरिए हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि हमें किस पाथ को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसमें मैं तो कह चुका हूं आपको, ये मीडियम टर्म के लिए बहुत आसान एक है कि जो पार्लियामेंट ने जो लॉज एनेक्ट कर दिए हैं लेबर लॉज के, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए सभी राज्यों में। साथ ही साथ करना पड़ेगा इन रिफॉर्म्स को, और इसके साथ ही थोड़ा स्टेट्स को, कुछ भी 3-4 स्टेट ऐसी हो जो इस रिफॉर्म को आगे ले जाएं, क्योंकि उसमें जो जिस तरीके से नए कानून लिखे गए हैं उसमें स्टेट्स को काफी पावर्स दे दी गई हैं कि वो कुछ आगे ले जा सकते हैं। तो एक बार इंप्लीमेंट हो जाते हैं अगर ये लेबर लॉज, मैं बताता हूं, आपने खासतौर से जॉब क्रिएशन की बात कही ना, मैं तो जॉब क्रिएशन के लिए जो है लेबर लॉ का रिफॉर्म बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप बताऊं मैं आपको कि देखिए, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसका जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। $800 बिलियन से करीब $1 ट्रिलियन तक का करीब ये मार्केट है। तो इस मार्केट में, अच्छा आगे अगर हम देखें फ्यूचर में, तो चीन में जो है वेजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आगे चलकर ये होगा, जिस तरीके से आगे सोचिए आप 20 साल 25 साल के तरीके से, तो अगर आप देखें तो 80s और 90s में जो क्लोथिंग इंडस्ट्री थी वो अमेरिका में से, यूके में से, यूरोप में से करीब करीब खत्म हो गई, एक्सेप्ट फैशन इंडस्ट्री के सिवाय कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री नहीं रह गई है। यही अब जो है अगले 20-25 साल में चीन में भी होने वाला है। अच्छा। चीन में भी, क्योंकि इनकम्स इतनी तेजी से बढ़ी हैं और काफी ऊंची हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो ये होगा कि अब चीन जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री से बाहर आएगा। नॉट ओनली एक्सपोर्ट्स उसके चीन के कम होंगे, बट खुद के मार्केट के लिए भी वो इंपोर्टर बनेगा आगे चलकर। ओके। तो ये इंडस्ट्री भारत के सिवा कोई कैप्चर नहीं कर सकता, आप सोचें अगर, क्योंकि इतनी वर्कफोर्स इतनी बड़ी किसी के पास नहीं है। तो अगर जैसे इस इंडस्ट्री पर हम अच्छा फोकस करें कि इसकी क्या समस्याएं हैं, आज की तारीख में अगर आप देखें तो एक भी मल्टीनेशनल जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री में इंडिया में ऑपरेटिव नहीं है। हमें पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। आखिर कुछ हमारी इंटरनल पॉलिसीज का इश्यू है। इसी वजह से अगर वो वियतनाम जा रही हैं मल्टीनेशनल क्लोथिंग इंडस्ट्री में, अगर वो बांग्लादेश में जा रही हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं आएंगे? तो ये हमें सोचना चाहिए, और इंडस्ट्री से पूछना चाहिए, जो हमारे लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं क्लोथिंग के, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्लोथिंग इंडस्ट्री इंडिया में इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई है। क्योंकि इसी में आपको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, और क्लोथिंग अगर बढ़ती है तो फुटवेयर बढ़ेगा, फर्नीचर बढ़ेगा, ज्यादातर दूसरे लाइट इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे। आई थिंक इतना सारा जॉब क्रिएशन, हम अच्छे जॉब्स का क्रिएशन हम कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन की मैं बात कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में हमें काफी सारे वर्कर्स को लाना है,
वो ट्रांजिशन हम कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये होगा तो हमारा अर्बनाइजेशन भी बहुत बढ़ेगा, और अर्बनाइजेशन भी जो है डेवलपमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अर्बनाइजेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा इस वजह से। Langon pe spaltaldan pe gyal kapi Sondo soso jani serce na soksias pe skitsali Rikshum chos luk soso inna kya gar yulir gyudzin Agar gel kapuçento spaltaldan perewai Lada mi maskuni Shminga solvamos lami Yagara ve geldar Tuz gyumstan polusi Ricardo Sunchadar Tundes beji gyuri Yagara me galdar Tuz gyunstan polusi Ricardo Sunchadar Tundes beji gyuri Spargyushi, yagar spargyushi, spargyushi, lada spargyushi, spargyushi, yagar spargyushi, spargyushi, lada spargyushi. सर, इकोनॉमिस्ट और खासतौर पर वित्त मंत्री भी बार बार लगातार ये कहती हैं कि भाई जब ग्रोथ हमें करनी है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बाहर से आए या फिर जो हमारे अंदर के जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करें। वित्त मंत्री लगातार अपील करती रही हैं इंडिया इंक से कि आप कम से कम निवेश की गाड़ी को सरकार के साथ कदम ताल करने की कोशिश कीजिए, आप लोग जो पैसे हैं आपके पास उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो साइकिल है वो और कैसे मजबूत होगा सर? डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे इंडिया में आए जिससे कि हम ग्रोथ को और ज्यादा प्रोपेल कर पाए? हाँ, पर ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और सेविंग्स भी बढ़ेंगी। देखिए कि बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 2% जीडीपी का 2% तक आ सकता है। अच्छा। इससे ज्यादा मुश्किल है। इसमें आपको जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत लार्ज हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप लेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब फॉरेन डेट बढ़ जाएगा हमारा। तो उसको कम रखने के लिए आप करीब 2-3% तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रति वर्ष जो है बाहर का इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, पर ज्यादातर डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाकर ही ये होगा। तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर बैंकिंग ऑल्सो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर आगे बढ़ता है तो सेविंग्स रेट्स अपने आप बढ़ेंगे। ये भी बताऊं मैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की दर जो है अभी इतनी बुरी नहीं है, 30% थी। अगर आप देखें तो ये करीब 33 से 34% की रेंज में आ चुकी है ऑलरेडी। जो नए जो पिछले साल के हैं, आप अगर 22-23 के देखें, 21-22 के देखें डेटा, तो अब करीब जो है इस वक्त जो है करीब 33-34% पर आ चुकी है। तो ये काफी रेस्पेक्टेबल है। इस इन्वेस्टमेंट दर से हम पहले भी 8-9% बढ़े हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट दर से इतना मुझे कोई बैरियर कम लगता है। इन्वेस्टमेंट को कैसे इन्वेस्ट करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे अभी भी ये है कि आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट हम बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तरफ तो हम कैपिटल ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां बहुत कम लेबर यूज हो रहा है, दूसरी तरफ जहां पर बहुत ज्यादा लेबर यूज होता है वहां पे कैपिटल ही नहीं है, वहां कैपिटल ही नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा स्केल जो जहां लेबर ज्यादा, हमारा बड़ा रिसोर्स क्या है? बड़ा रिसोर्स तो लेबर है ना जी, बड़ा रिसोर्स लेबर है।
उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। तो इसको यूज करने के लिए इस लेबर को हमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल। पर अगर ज्यादातर कैपिटल अगर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लगा देंगे, तो स्टील में लगा तो उतना देंगे, रिटर्न नहीं आएगा। बिल्कुल। पेट्रोलियम रिफाइनिंग लगा देंगे, ये सब लगा देंगे, तो वो लेबर जो बाकी का लेबर है उसके पास कैपिटल ही नहीं है। हाँ, एक इक्विटेबल ग्रोथ, शायद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उसमें दिक्कत होगी सर। और ये समस्या हमारी नेहरू के जमाने से चली आ रही है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि हैवी इंडस्ट्रीज में चले गए थे हम। जी। नेहरू जी ने कहा कि हम कमांडिंग हाइट्स ऑफ इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमने इन्वेस्टमेंट ऐसे उनमें किया कि सारी कैपिटल उनमें लग जाती थी। जैसे सरकार का उन दिनों में नेहरू के समय जो है जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होता था, पहले सेकंड प्लान में करीब आधा पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 स्टील मिल्स में लग गया। तो बाकी के जो हमारे सेक्टर्स थे थोड़ा लैग बिहाइंड करके, जी। उनमें कैपिटल नहीं मिली ना, कैपिटल नहीं मिली, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में रह गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रह गए। तो अगर उनको बिल्कुल ही कैपिटल ना मिली तो कोई स्किल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है सर। तो भी जो है ये 99% यूनिट्स अगर माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के तौर पर हैं, तो वहां पर शायद हमें पॉलिसीज को रीओरिएंट करना पड़ेगा। सर फाइनली आपने कहा कि 2022-23 में हम 7% की दर से विकास करेंगे। अगला साल पूरी दुनिया को चैलेंजिंग लग रहा है। आप कुछ बेट करना चाहेंगे अगले साल के ग्रोथ रेट को लेकर के फाइनली इस प्रोग्राम में? अगर मुझे बेट करने को कह रहे हैं तो कम से कम मैं तो जो है 7% उम्मीद करता हूं। कोई कारण नहीं है कि हम 7% से ग्रो ना कर पाए। हालांकि सारे जो हैं, अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट है, IMF की फोरकास्ट है, वो सब बिलो 7 पे हैं। बिल्कुल। पर मैं समझता हूं कि वो बहुत पेसिमिस्टिक हैं। और हमारा आउटलुक हमेशा उससे कलर हो जाता है कि और इकोनॉमीज नहीं आगे बढ़ रही हैं तो हम भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये गलत बात है, क्योंकि आखिरकार जैसा मैंने कहा, अगर 2000 के दशक में देखें या 2010 के दशक में भी देखें तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था कोई बहुत तेजी से नहीं बढ़ी थी। 2008 में तो सारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था क्यों 10% से बढ़ती रही? जब वो ऐसा कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मैं इस बात से अपना विजन नहीं कलर होने देता कि विश्व में जो है चैलेंजेस हैं, हमारे चैलेंजेस दूसरे हैं। प्रोफेसर पानगरिया, बहुत धन्यवाद। और यही बात आपको अलग करती है बाकी लोगों से कि जब सारी दुनिया थोड़ा सा निराशा के गर्त में दिखाई देती है, तो आप कहते हैं कि हम सबसे ब्राइट स्पॉट बन करके आएंगे और जो आप सोचते हैं उससे बेहतर करके दिखाएंगे। इस विश्वास के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमेरिका से सीधे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।